नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होने वाले हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से निश्चित ही आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, निम्न में से किस विद्वान ने परिवार को दो भागों में जन्म का परिवार और जनन का परिवार में विभाजित किया है। ऑप्शन है वेस्टरमार्क, मर्डर, काम्टे या फिर वार्नर। तो ध्यान रखना, वार्नर ने परिवार को दो भागों में जन्म का परिवार और जनन का परिवार में विभाजित किया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना पौधे के किस भाग से की जा सकती है? रंध्र, शिराएं, जड़ या फिर पत्ती। तो देखिए, मनुष्य के श्वसन तंत्र की तुलना है यह पौधे के रंध्र भाग से की जा सकती है। क्यों? क्योंकि भाई रंध्र वायुमंडल और पत्ती के आंतरिक भागों के बीच गैसों के आदान प्रदान के कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करें या कॉपी में नोट करते जाएं। यहां पर बोला गया है, गोबर गैस का मुख्य अवयव बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथाइलेन या फिर एसिटिलीन। तो ध्यान रखना, गोबर गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखना, गोबर गैस से क्या है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, अर्थात यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन साथियों ने, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहां पर कहा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न शामिल होते हैं। केवल निर्जीव वस्तुएं, केवल समस्त सजीव प्राणी, कभी कभी सजीव प्राणी तथा कभी कभी निर्जीव वस्तुएं या फिर सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं दोनों। तो देखिए भाई, इसको आप ध्यान से समझ लो। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं को रखा गया है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, किसी विशेष स्थान में रहने वाले समस्त भौतिक एवं जैविक घटकों से मिलकर बना हुआ तंत्र पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। इस तंत्र के अंतर्गत साथियों, जैसे दाब हो गया, ताप हो गया, जल, मृदा, प्रकाश, वायु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, इस तरह से सभी आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं को रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए भाई, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। परिवार की इकाई होता है, बताइए परिवार की इकाई कौन होता है? पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति या फिर वृद्ध व्यक्ति। तो भाई मेरे, परिवार की इकाई प्रत्येक व्यक्ति होता है। राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं और आप लोग जरूर कमेंट करना कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। पेट्रोलियम को सामान्यतः इस नाम से जाना जाता है। देखिए भाई, जो पेट्रोलियम होता है यह गहरे काले रंग का द्रव होता है और इसे जाना जाता है भाई काला स्वर्ण के नाम से, मतलब काला सोना। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं।
यह प्रश्न आपके अंतरिक्ष विज्ञान से लिया गया है। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह निम्न में से किनके बीच उपस्थित होते हैं? मंगल और बृहस्पति, शनि और बृहस्पति, बुध और शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह। तो ध्यान रखना, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच उपस्थित होते हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे जो बुध और शुक्र हैं, ठीक है, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या है? बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आप ध्यान रखना। और सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध है, ये भी आप ध्यान रखना। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। पृथ्वी की सतह पर कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है? सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक धातु पाई जाती है एल्यूमिनियम, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों के समवर्ग में शामिल नहीं है? मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी गैसें होती हैं? जो हमारे वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि करती हैं, उनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, ये क्या है भाई? ये सभी ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आएंगी। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल वाष्प हो गया, ठीक है, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आएंगी। लेकिन जो हाइड्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। और किसी भी छात्र को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, ये आपके पेडागोजी वाले पोर्शन से लिया गया प्रश्न है जो बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर प्रयोगशाला विधि? तो भाई मेरे, पर्यावरण शिक्षण की जो प्रभावशाली विधि है वह है प्रयोगशाला विधि, क्योंकि इस विधि में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो स्वयं के द्वारा प्रयोग करके सीखी जाती है, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। यहां पर कहा गया है वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? आंसर जरा इसका सोच समझ कर देना। वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट या फिर धूल के कण। तो ध्यान रखिए साथियों, वायु प्रदूषण क्या होता है? देखिए, वायुमंडल में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिसका मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। और वायु प्रदूषण देखा जाए तो वाहनों से निकलने वाले धुएं से होता है, उद्योगों में जो चिमनी निकल रहती हैं उनसे भी क्या है, हानिकारक गैसें निकलती हैं, और धूल के कण से भी वायु प्रदूषण होता है। तो यहां पर ए, बी और डी सही है। लेकिन जो ठोस अपशिष्ट है यह वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, बल्कि ठोस अपशिष्ट से क्या है, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण का स्रोत है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 पर। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। बताइए आप लोग करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? ये आपके आवास वाले पोर्शन से लिया गया है। तो देखिए भैया, बंदर निवास कहां पर करता है? पेड़ पर करता है। शेर कहां पर निवास करता है? गुफा में। और चूहा का घर क्या है? बिल है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आपको इसी तरह से जो भी जीव जंतु या पक्षी हैं वह कहां पर निवास करते हैं ये पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, गाय, ऊंट या फिर भेड़?
तो ध्यान रखना मेरे भाई, राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट। ठीक है, ऊंट यह राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इसका जो उपयोग है सामान तथा सवारी ढोने में होता है। इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्याम पाठ या फिर पौधों का चित्र। तो देखिए, यदि आपको छात्रों को पौधों के विभिन्न भागों का शिक्षण कराना है या शिक्षा देनी है तो इसके लिए आवश्यक है पौधों का अवलोकन। इससे क्या होगा भाई, इससे छात्रों को पौधों से संबंधित जो प्रक्रिया है और किस तरह से उनमें क्या क्या होता है उनका ज्ञान आसानी से हो जाएगा यदि छात्र पौधे का अवलोकन करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं छात्रों को जो वस्तु सामने होती है प्रत्यक्ष रूप में वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। और जिन साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है भाई, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है पारस फ्री एजुकेशन। ठीक है, चलिए सौर सेल के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या फिर चुंबकीय ऊर्जा। इसका नाम ही क्या है? सौर सेल। मतलब इसमें क्या है? सौर ऊर्जा को भाई विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा बोल दो या सौर ऊर्जा बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। एक तिलचट्टे के शरीर में वे छिद्र जिनके माध्यम से श्वसन के लिए अपने शरीर में वायु लेता है उन्हें क्या कहा जाता है? श्वास रंध्र, जल रंध्र, श्वास नली या फिर नासा द्वार। तो देखिए भाई, तिलचट्टे के शरीर में छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से श्वसन के लिए अपने शरीर में वायु लेता है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हम चलते हैं इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 पर। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर भाई आप लोग जरूर देना और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, कहा गया है प्रदूषित हवा में श्वास लेने से कौन सी बीमारी होती है? चेचक, पीलिया, दमा या फिर हैजा। तो प्रदूषित हवा में यदि आप श्वास लेंगे तो इससे होगी दमा। दमा जिसको अस्थमा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी या फिर एनाटॉमी। तो देखिए भाई, यहां पर करेक्ट आंसर हमारा होगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या है? उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, कंदमूल फसलें, फूल, चिकित्सीय पौधे, मसाले आदि का उत्पादन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। समझ गए? चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। भारत में सींग युक्त गेंडा कहां मिलता है? गुजरात, असम, कर्नाटक या फिर केरल। तो देखिए, सींग युक्त गेंडे की बात की जाए तो वो मिलता है असम में। भैया असम में कहां मिलता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ये बहुत ही फेमस है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और केरल में क्या है भाई? केरल में भाई शांत घाटी है, ये भी आप ध्यान रखिए। और बांदीपुर में क्या है? सॉरी, कर्नाटक में क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो बार बार पूछा जाता है। आप कोई भी प्रश्न देखें, उस प्रश्न में जितने भी ऑप्शन मिलते हैं आप उनसे संबंधित जो भी नॉलेज है उसको जरूर बढ़ाएं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो प्रकृति में
आसानी से नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम कहें फल सब्जियों के छिलके हो गए, ऊनी कपड़े हो गए, ठीक है। इस तरह से क्या है, जैव अपघट्य पदार्थ होंगे। मतलब क्या है, ये आसानी से प्रकृति में कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक है भैया, प्लास्टिक नष्ट नहीं होगा, ना पॉलीथीन नष्ट होगा, ना शीशा। तो हम कह सकते हैं इनमें से कोई भी जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। ओके, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।